नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज के ब्लॉग चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास है स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, स्मिट अभिक्रिया और इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, जो आप देख सकते हैं सच मीटा। तो ऐसा पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसको पूरा का पूरा हम लोग स्मिट पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि इंग्लिश नाम है और थोड़ा बहुत ऐसा चलता भी है साइलेंट। तो यहाँ पर इसके बारे में हम समझने वाले हैं क्या है यह। तो स्मिट इनका टाइटल है, असल में इनका पूरा पूरा जो नाम है वो है कार्ल फ्रेडरिक स्मिथ था। ठीक है, इनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक स्मिथ और इन्होंने शायद, हाँ कंफर्म है, इन्होंने 1924 में, कार्ल फ्रेडरिक स्मिथ ने 1924 में इस अभिक्रिया के बारे में एक्सप्लेन किए थे, बताए थे। ठीक है, तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम भी पड़ गया स्मिथ अभिक्रिया। यह अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एसिड बोले तो अम्ल। ठीक है, अम्ल से सीधे हम लोग क्या बनाते हैं? अम्ल से सीधे हम एमीन प्राप्त करते हैं, अम्ल से एमीन प्राप्त करते हैं। तो कोई बीच में झंझट नहीं, सीधा डायरेक्ट अम्ल से क्रिया कराते हैं और एमीन की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी यहाँ पर हम समझेंगे कि है क्या। तो असल में कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड और इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फ्री रहता है। जहां पे हम हाइड्रोजन को जोड़ दें तो तुरंत क्या बनेगा? CHO यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर OH को जोड़ दूं तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर मैं इधर कार्बन और कार्बन जोड़ दूं तो इससे हमारा कीटोन बन जाएगा। तो यह कार्बोनिल यौगिक होते हैं। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं। अगर इनके साथ में H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 क्या है भाई? तो एक तरह का हमारा यह उत्प्रेरक के रूप में है। हाइड्रोजोनिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है? देखिए, देखेंगे थोड़ा बहुत नया भी लगेगा आप लोगों को, और जो पहली बार देख रहा होगा, ये कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पर अम्ल इसे कहते हैं, अम्ल। ठीक है, अगर आप NH3, क्योंकि इससे आपको लग रहा होगा अरे ये तो कहीं मैं गलत तो नहीं लिख दिया हूँ, ऐसा लगता होगा। NH3 जो अमोनिया है ये क्षार होता है, प्रकृति में कैसा होता है? क्षार होता है। और जो HN3 होता है यह प्रकृति में कैसा होता है? अम्ल होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं करना है। लगता है एक ही जैसे, लेकिन है नहीं एक ही। और यहाँ पर ये अस्थाई होगा। ये क्या होता है? अस्थाई। लेकिन ये क्या होता है? ये पूरी तरह से अस्थिर होता है। अस्थिर माने होता है अस्थाई, यानी यह हमारे इन्वायरमेंट में अस्थिर होता है। तो इसलिए यह जो हमारा अम्ल के रूप में, असल में अगर आपको इसको समझना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर जो है इसको समझने के लिए हम ऐसा नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन, ये NH3 है, तो NH3 को हम नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन करते रहे, फटाक से इसका बन जा रहा है ना अस्थायी रूप से। लेकिन अगर हमको इसको बनाना तो अनुनादी समझना पड़ेगा, अनुनादी संरचना के थ्रू। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड चाहिए? 3। तो यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 प्लस लगेगा। और यहाँ पर 3 चाहिए है 2 यानी माइनस लग जाएगा। और यहाँ पर 3 चाहिए 3 है, इसको 1 चाहिए तो है। तो ये जो इसकी संरचना है ये हाइड्रोजोइक अम्ल की संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजोइक अम्ल, हमको लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंतर्गत। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, क्योंकि कार्बोनिल यौगिक में कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर CH3 देखिए बनेगा, आप NCERT में दिखेगा HCOOH दिखेगा। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर CH3 ले रहा हूँ, COOH ले लूंगा। और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? हमको हाइड्रोजोइक अम्ल यानी HN3 से कराना है। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे? H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए, असल में जो HN3 है यह नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन का स्रोत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो इसे N2 अलग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास N2 और यहाँ पर NH कर देंगे, यहाँ पर NH। तो NH कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर फ्री हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या चाहिए? NH, इसको अलग कर देंगे और N2 अलग कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का स्रोत भी है, तो हटा दीजिए। और ये जब अभिक्रिया होगी तो हमें एमीन भी प्राप्त करना है। इसको करेंगे तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH हो जाएगा। OH को भी क्या करिए? ऐसे करिए, OH को भी ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? ये आपको पास में दिखाई दे रहा होगा इसका बॉन्डिंग। तो ये तुरंत क्या बन गया? NH2। तो एक बॉन्ड इसके पास बच गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये जैसे ये हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया करेगा, यह भी इस अभिक्रिया को क्या करेगा? तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद सीधे क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। यह भी बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। और क्या बना? N2 बना। N2 पहले ही निकाल दिए थे गैस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास ये वाली अभिक्रिया निकाल देते हैं। ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर जो NH2 है इसके पास एक बॉन्ड है और इसके पास एक बॉन्ड है।
तो इसको अगर हम करें तो CH3 और क्या हो गया NH2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, आप देखेंगे तो मेथिल, यहाँ पर मेथिल एमाइड प्राप्त हुआ, मेथिल अमीन कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ ये एमीन समूह, ठीक है, तो मेथिल अमीन भी कह सकते हैं, मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन प्राप्त हुआ। तो इससे हमें क्या हुआ, डायरेक्ट हम इस एसिड से यानी जो अम्ल है इससे सीधे हम डायरेक्ट मेथिल एमीन प्राप्त कर लिए। आप चाहें तो C6H5COOH यानी जो आपके पास कार्बोक्सिलिक बेंजीन है, कार्बोक्सिलिक बेंजीन से जो अम्ल है इससे भी हम करके हम चाहें तो अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे हमें क्या प्राप्त होगा C6H5 और NH2, ये क्या प्राप्त हुआ, एनिलीन प्राप्त हुआ, एनिलीन, इसे एनिलीन कहते हैं। और इसको जो हम कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में N2 कर देंगे, ये गैस के बन के उड़ भी जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभिक्रिया समझने के लिए क्या, स्मिट अभिक्रिया, और इसके बारे में कार्ल फ्रेडरिक स्मिट ने 1924 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। और इसमें जो हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक आप अम्ल के बारे में हमको नहीं लग रहा है कि इसके बाद आपके मन में डाउट होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसकी बॉन्डिंग भी बता दी, और नादी संरचना से समझना आसान होता है। और नादी संरचना खासकर उसके लिए होता है जहां पे हम अपने वायुमंडल में किसी भी यौगिक को स्थिर नहीं पाते हैं, अस्थिर रहता है। तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनके आयंस होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या करते रहते हैं, स्थिर होते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को दान करते रहते हैं, जिसके वजह से वो हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, जिससे किसी भी से अभिक्रिया करके जुड़ जाते हैं। यहाँ पे भी हाईली रिएक्टिव है, और जिससे यह यहाँ पर अभिक्रिया करके हमें यह यौगिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्मिट अभिक्रिया। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको समझ में आया हो तो, और बाकी ऐसे ही शेयर भी कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।